गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई कल हमने चैप्टर 4 का पूरा रिवाइज कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। बिल्कुल इजी चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि कौन से इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बिजनेस करने में फैसिलिटेट करते हैं, बिजनेस करने में बोलूँ तो हेल्प करते हैं। इन लोगों की वजह से बिजनेस इजीली स्मूथली हो पाता है। तो ये दो तरीके में डिवाइडेड है, नॉन फंडिंग एंड फंडिंग। फंडिंग में केवल एक है, नाबार्ड। ठीक है। नॉन फंडिंग में कौन कौन है? आरबीआई, सेबी, सीसीआई और आईआरडीएआई। ठीक है क्या? जिसमें आरबीआई, सेबी, सीसीआई और आईआरडीएआई क्या है? नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। और नाबार्ड क्या है? फंडिंग इंस्टीट्यूट। भाई इसमें पहले और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आपके जीवन में मजे हो चुके हैं, इसमें से आधी चीजें सिलेबस से हट चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपको एक सबसे पहले अगले पेज पे एक स्क्वायर में बॉक्स के अंदर बॉक्स दिख रहा होगा, है ना? तो वो क्या है भाई? बिजनेस को फैसिलिटेट करने वाले कौन से लोग हैं? तो यहाँ पे 3 लेयर है। एक है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, जिसको हम देखेंगे वो भी 4। फिर इसके ऊपर एक आता है कौन सा? ऑक्सिलरीज, एड्स टू ट्रेड, एंड देन फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। और ये तीनों लेयर एक साथ मिलके क्या कहलाई जाती है? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। क्या बोला मैंने? ये तीनों लेयर साथ में कौन सी? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे क्लोज है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर ऑक्सिलरीज एंड एड्स टू ट्रेड, एंड देन फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। ये तीनों लेयर साथ में मिलकर क्या कहलाती है? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। ठीक है क्या? और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अभी देखेंगे। ऑक्सिलरीज, एड टू ट्रेड बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें, इंश्योरेंस वाली। फंडिंग नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस अभी देखे कौन से? आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, सीसीआई, और फंडिंग कौन सा था? नाबार्ड। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ये एक्चुअल में बिजनेस से बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए इनको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसमें सबसे पहला आया फ्राइट फॉरवर्डर। फ्राइट फॉरवर्डर बोले तो भाई हर बिजनेस को आपको पता होगा, शिपमेंट्स वगैरह होते हैं, माल यहाँ से वहाँ पहुँचाना होता है, इंपोर्ट के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए होता है। तो फ्राइट फॉरवर्डर का काम क्या है? वो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये पूरा है जो शिपमेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक, मार्केट तक, कंज्यूमर तक जो पहुंचाने में हेल्प करता है, फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक। वो कौन? फ्राइट फॉरवर्डर। बिना फ्राइट फॉरवर्डर के काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट, पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। अगला आया बिजनेस इंक्यूबेटर और बिजनेस एक्सीलरेटर। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बिजनेस इंक्यूबेटर ठीक है, और कोई दिया? हाँ आयुष। सर, जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं वो जो न्यूली सेटअप बिजनेस होते हैं ना, उनको उनको हेल्प करते हैं, और जो एक्सपेटर्स होते हैं वो जो बिजनेस सेटअप है उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो, तो भाई बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है? नए जो बर्डिंग बिजनेसेस हैं उनको क्रिएट और ग्रो करने में हेल्प करते हैं, रेडी करने के लिए हेल्प करते हैं। बिजनेस एक्सीलरेटर क्या है? जो ऑलरेडी बर्डिंग बिजनेस है उसको सीधा क्विकली प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हेल्प करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, मतलब फुल स्पीड में। ठीक है क्या? जैसे इलॉन मस्क ने किया था डॉजकॉइन के साथ, क्या? टू द मून। इसी पे मैंने आपको याद करो बोला था, जुबीन का सॉन्ग है इस पे, कौन सा? आओ ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में। तो सीधा ऊपर ले जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? बिजनेस एक्सीलरेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या है? जो नए बिजनेस को पूरा ग्रो और लॉन्च करने में हेल्प कर रहा है, मतलब रेडी करने में हेल्प कर रहा है। बिजनेस एक्सीलरेटर क्या है? जो बिजनेस ऑलरेडी लॉन्च्ड है, बर्डिंग बिजनेस है, उनको क्विकली, बिल्कुल कमर्शियल लेवल पे फास्ट करना। ऐसा समझो 2020 एक तरीके से, समझे क्या? समझे दोनों में डिफरेंस? ठीक है। अगला है फाइनेंशियल कंसल्टेंट। भाई फाइनेंशियल कंसल्टेंट नाम से समझ आ रहा है, ये बताएगा कि पैसे की नीड जो भी आपकी है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वो कहाँ से लेके आनी है। ओनर्स फंड्स करने हैं, बोरोड फंड्स यूज करने हैं, बोरोड में भी कौन सा लोन लेना है, शेयर्स इशू करने हैं, सॉरी शेयर्स तो ओनर्स में आ गए, डिबेंचर्स वगैरह क्या करना है, बॉन्ड्स वगैरह यूज करना है, कहाँ से पैसा लाना है, कितना लाना है, कब लाना है, ये कौन बताता है बिजनेस को? फाइनेंशियल कंसल्टेंट।
ठीक है क्या, और लेके आने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगला आया मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर क्या होता है, कोई बताएगा? याद करो, डब्ल्यू वाला एग्जांपल दिया था पहले, थोड़ा बहुत किसी को याद? भाई मर्चेंडाइजर क्या है, जो बिजनेस को, फैशन हाउसेस वगैरह होते हैं उनको सब फैब्रिक्स वगैरह ये सब लेके आने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखे? फ्राइट फॉरवर्डर, बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस एक्सीलरेटर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मर्चेंडाइजर। ये वो कौन है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है? बोल दो। फ्राइट फॉरवर्डर। वो कौन सा है जो क्विकली लॉन्च करने में हेल्प कर रहा है? ठीक है, बिजनेस एक्सीलरेटर। वो कौन है जो बता रहा है पैसा यहां से लाओ, इतना लाओ, कब लाओ, क्यों लाओ? फाइनेंशियल कंसल्टेंट। वो सप्लाई फैब्रिक्स वगैरह कौन? ठीक है, यंग बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सपोर्ट, इंक्यूबेटर। ठीक है क्या, समझ आया आप सबको? ठीक है, फिर इधर एक ये जो टेबल, ये बॉक्स है, इसके अंदर एक फुल फॉर्म याद रख लेना। एक तो नैपफिन्स वाला, जिसका नैपफिन्स NABs फॉर नाबार्ड और फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, ये फुल फॉर्म याद रख लेना। बाकी सारी चीजें, इधर एक बात और बोली है कि बिजनेस फैसिलिटेटर्स और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स में थोड़ा डिफरेंस है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स कौन है? जो पैसा अरेंज करने में हेल्प करते हैं, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन है? जो एक्चुअल में पैसा दे रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, जो पैसा अरेंज करने में हेल्प कर रहा है और जो पैसा दे रहा है, ज्यादा रेगुलेशन किसका होगा? जो दे रहा है। बोल दो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बिकॉज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर बैंक्स इन पर्सन। तो ऐसे डिफरेंस है, समझ आया क्या? क्या डिफरेंस है? बिजनेस फैसिलिटेटर कौन? जो पैसा लाने में हेल्प कर रहा है एक तरीके से। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन? जो एक्चुअल में पैसा दे रहा है। तो ऑब्वियसली हु विल बी मोर रेगुलराइज्ड? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर, तो भाई ऑब्वियसली इस चक्कर में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह लेके आई। सबसे पहला इंडस्ट्रियल प्लान कब आया था? 1951। ये कल भी देखा था, याद करो। ठीक है क्या? तो भाई 1951 में आया था, और उसी समय क्या आया था? एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, IRDAI आया था, इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अश्योरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सब हुआ बाद में। 1991 में क्या आया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, जिसको हम या तो LPG कहते हैं या GPL कहते हैं। ठीक है क्या? LPG बोले तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, GPL बोले तो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन। उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, और उसको हम इंडिया के अंदर क्या कहते हैं? इट इज GPL पॉलिसी इज रिगार्डेड एज द वाटरशेड डेवलपमेंट इन बिजनेस फैसिलिटेशन इन इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया, विच पॉलिसी इज नोन एज वाटरशेड डेवलपमेंट इन बिजनेस फैसिलिटेशन इन इंडिया? ए तो क्या आंसर है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG, GPL, तीनों एक ही है। मान लो तीनों लिखे हुए आ गए और डी में आ गया ऑल ऑफ दीज, तो क्या लिखोगे? ऑल ऑफ दीज। समझे क्या? आ जाओ, फिर अगला आया। अच्छा, ये अब जो पैराग्राफ पढ़ेंगे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन वाला, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है क्या? तो भाई इधर बोला RBI क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका पूरा पैसे का जिम्मेदारी दे रखी होती है। तो इंडिया के अंदर किसको दे रखी है? RBI को। ठीक है। सिक्योरिटी सेबी है, वो किसकी एपिक्स बॉडी है? सिक्योरिटी एक्सचेंज की। और कंपटीशन कमीशन किसकी है? रूल सेटर फॉर फेयर प्ले। ये तीनों मिलकर क्या है? ये तीनों मिलकर क्या कहलाती है? सुपरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया, विच इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज सुपरा कॉन्टेक्स्ट? तो क्या है? RBI, सेबी और CCI। समझे क्या? RBI, सेबी और CCI। ठीक है। इसके अलावा फिर सेक्टोरल रेगुलेटर और कौन सा है? इंडस्ट्री सेक्टोरल है, जैसे IRDAI, TRAI, ट्राई, किसके लिए? टेलीकॉम वगैरह, इन सब के लिए। ठीक है क्या? ये सारी चीजें। फिर नीचे और एक और लिख रखा है, उसका फुल फॉर्म आपको याद होना जरूरी है, निस्बर्ट का। निस्बर्ट का फुल फॉर्म आपको याद होना जरूरी है। EDI का फुल फॉर्म आपको याद होना जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और निस्बर्ट का क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है। सुपरा अथॉरिटीज कौन सी है? RBI, सेबी और CCI। यहाँ पे IRDAI मत कर देना। एक काम करो, जो सबसे पहला पेज था बुक का, फंडिंग इंस्टीट्यूशन नॉन फंडिंग, तो नॉन फंडिंग में ऊपर 3 लिखे हुए हैं, RBI, सेबी और CCI। उन तीनों पे ऐसे करके लिख दो, सुपरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशन। सुपरा कॉन्टेक्स्ट, इन तीनों को ही लिखना केवल, सुपरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशन।
समझे क्या सबको? और आपको कौन से फुल फॉर्म याद होने जरूरी है? नैपकिंस वाला, निस्बर्ड, ईडीआई, अभी तक ये 3 देखे, ठीक है क्या? ये सारे भी काम बहुत कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें बहुत लेकर आया है। अगला आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आज की तारीख में आरबीआई का गवर्नर कौन? अरे आरबीआई का गवर्नर कौन? खुशी, नैनिशा, शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास। गवर्नर पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हो? नोट को देख के। हाँ, पर ये देख लेना नोट पुराना ना हो तो गवर्नर भी पुराना हो जाएगा, ठीक है? आनवी को बात पता थी? कोई बात नहीं। हाँ, आ जाओ। आरबीआई, एक सेकंड, आ जाओ, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ? अप्रैल 1, 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के साथ। आरबीआई का एक्ट कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है क्या? ये पहले क्या था? प्राइवेटली ओन था, लेकिन बाद में नेशनलाइज हो गया। कब हुआ? 1949 में। 1949 में इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनलाइज कर दिया। पहले आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ था? कैलकाटा था, लेकिन 1937 में परमानेंटली कहाँ हो गया? मुंबई में, ठीक है क्या? आरबीआई इतने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सब काम करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट के साथ बनाती है। तो सुनना अभी तक, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई कब स्टैब्लिश्ड हुआ? अप्रैल 1, 1935। इट वाज स्टार्टिंग इन स्टार्टिंग में क्या था? प्राइवेटली ओन था। बाद में 1949 में नेशनलाइज्ड हो गया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ले लिया। पहले हेडक्वार्टर किधर? कैलकाटा। अब किधर? मुंबई। समझा क्या? इधर से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आरबीआई इंडिया का क्या है? सेंट्रल बैंक है सर, ये सारी चीजें। रोल ऑफ आरबीआई मैं नहीं पढ़ा रहा, सीधा फंक्शंस ऑफ आरबीआई पे आ जाओ। तो इशू ऑफ करेंसी, इशू ऑफ करेंसी में ये कौन सी करेंसी नहीं छापते? कौन सी करेंसी ये लोग नहीं छापते? ए मृदुल, ₹2 कहां से आएगा? करेक्ट, ₹1 नोट एंड कॉइन्स ये लोग नहीं। वो कौन छापता है भाई? वो कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो आरबीआई का सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की, एक्सेप्ट ₹1 कॉइन्स एंड नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन। छोटे मोटे पैसे ये नहीं करते भाई, बड़े लोग हैं तो छोटे मोटे काम ये नहीं करते, ये ध्यान रख लेना। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, जिनके मैग्नीट्यूड इज रिलेटिवली स्मॉल। सेकंड आया, ये क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी बैंकिंग कौन करता है? आरबीआई। ये भाई बैंक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजैक्ट करता है, उनको पैसा भी देता है, उनकी जो पब्लिक डेप्ट वगैरह उनको न्यू लोन्स वगैरह को भी मैनेज करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स भी इशू करता है। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में भी देखा था, जीरो कूपन बॉन्ड्स में ट्रेजरी बिल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई भाई एडवाइस भी करता है और लोन भी देता है, किसको? बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, जो 90 डेज के अंदर वापस देने होते हैं, ठीक है क्या? और आरबीआई में बोलूं तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट भी करता है बाहर पे, इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह इस पे, ठीक है। फिर अगला क्या आया? बैंकर्स बैंक। अच्छा, आरबीआई के पास 2 एक्ट से पावर आती है, आरबीआई एक्ट से और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने, क्योंकि इन सब ने बोल रखा है कि हमारा नेता कौन हो? आरबीआई हो, ठीक है क्या? ये सारी पावर दे रखी है। स्केड्यूल बैंक्स को भी बोलता है, ये क्या बोलता है? स्केड्यूल बैंक्स को 2 रेशियो मेंटेन करके जरूरी नहीं है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर बोले तो कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर बोले तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों इनको मेंटेन करने जरूरी हैं, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, इन सब के अगेंस्ट। और इसके अलावा आरबीआई इनको रेगुलेट भी करता है, इंफॉर्मेशन वगैरह भी मांगता है और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह भी देता है। अगला आया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भाई गवर्नमेंट के बिहाफ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किसने गोद ले रखा है? आरबीआई ने। कस्टडी किसके पास? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की आरबीआई के पास। तो वही संभालता है, कम होगी तो वही लेके आएगा, ज्यादा होगी तो उसका भी क्या करना है? वो आरबीआई ही देखेगा, ठीक है क्या भाई? अगर इन एडुकेट है तो आईएमएफ से भी कौन बोरो करता है? आरबीआई, ठीक है क्या? अच्छा, साथ में फेमा भी हमारे पे यहाँ पे देखना पड़ता है, क्योंकि जहां भी फॉरेन करेंसी आ जाती है
वापस आते हैं फेमा आ जाता है, फेमा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो भी आ जाता है। ठीक है, अगला आया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आप देख चुके हो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की कैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर से क्रेडिट को कंट्रोल करता था। आपने देखा होगा सीआरआर ऊपर करके या कम करके, एसएलआर, इंटरेस्ट रेट, इन सबको करके। ठीक है क्या, तो भाई ये देखता है कि मनी सप्लाई भी कंट्रोल्ड में रहे। जैसे सेम इसका एग्जांपल अभी है कि यूएसए में भी यही हुआ कि इन्फ्लेशन बहुत जा रहा है, तो उधर का जो सेंट्रल बैंक है उसने यही बोला कि भाई अब हम लोन की रेट को इंक्रीज कर देंगे जिससे इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में करें। तो सेम हमारा आरबीआई भी ऐसे ही करता है। ठीक है क्या, ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड लिख लेना कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के उधर। ठीक है क्या, क्रेडिट कंट्रोल के। ठीक है, फिर आया प्रमोशनल फंक्शन। भी प्रमोशन भी करता है, लोगों को बताता है ऐसे काम करो, प्रमोट भी करता है, बैंक्स को भी प्रमोट करता है, एक डेवलपमेंट और प्रमोशनल फंक्शन भी करता है। रिस्पॉन्सिबल है कि बैंकिंग हैबिट इंडिया के लोगों के अंदर डेवलप हो फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ठीक है क्या, पर लेकिन इसके मेजॉरिटी फंक्शन जो गांव वाले थे, एग्रीकल्चर, ये सारे वो किसको दे दिए अब, नाबार्ड को। ये अंडरलाइन कर लेना इस बात को। बट नाउ दीज फंक्शंस हैव बीन हैंडेड ओवर टू नाबार्ड। ये नाबार्ड को मतलब हम जैसों को नहीं, एग्रीकल्चर या स्मॉल फाइनेंस वाले लोन्स, उसकी अब ड्यूटी किसको दे दी है आरबीआई ने, नाबार्ड को। जैसे साइड में लिख भी लो, आरबीआई ने ड्यूटी दे दी अब नाबार्ड को, जो आपको दिख जाए कभी भी ऐसे पन्ने पलटो तो। ठीक है, फाइन, एग्रीकल्चर, ट्रेड और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा ये डेटा को कलेक्ट करके पब्लिश भी करता है। तो क्या क्या काम है, इश्यूअर ऑफ द करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स, बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व, प्रमोशन, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, प्रमोशनल फंक्शंस एंड कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। अब ये सात तो आपको याद तो होने जरूरी है। क्यों, सुनना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये मैं शायद आपको पहले भी करवाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ऐसे लिखा आ सकता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसका काम तो है ही, फिस्कल पॉलिसी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये तो कौन सा काम नहीं इसका, फिस्कल। ऐसे एमसीक्यू आते हैं, इसलिए आपको सातों फंक्शन याद होने जरूरी है। एक बार वापस देख लो सातों कौन से, इश्यूअर ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स, बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, प्रमोशनल फंक्शन और कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, फिर ये आया कि भाई रोल भी क्या है बिजनेस फैसिलिटेशन में, कि भाई ये क्या करता है, करेंसी पॉलिसी भी को भी देखता है, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन सारी चीजें करता है और रीमोनेटाइज भी करता है। ठीक है क्या, इसी चक्कर में तो रघुराम राजन और उर्जित पटेल छोड़ के गए थे। छोड़ो, उस पे जाएंगे नहीं बात पे। आरबीआई के पहले गवर्नर यही थे, आपको पता हो तो। अभी कौन है, शक्तिकांत दास है, उससे पहले उर्जित पटेल भाई थे, उससे पहले रघुराम राजन थे। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी में क्या है, सीआरआर और एसएलआर, इसके फुल फॉर्म आपको याद होने जरूरी है। इसके अलावा इधर एक चीज आती है, कौन सी, बेसिस पॉइंट वाली, बेसिस पॉइंट वाली। 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। अब जो क्या कहते हैं परसेंटेज या जो भी होती है वो बेसिस पॉइंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। भाई द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स इज कॉल्ड बेसिस पॉइंट। क्या बोला मैंने, अनलाइन कर लेना उधर लाइन, द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स सच एज इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बेसिस पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया, a reduction of 27 basis point will be, a reduction of 27 basis point will be A 2.70%, B 0.27%, अरे जिसको आता है रेज हैंड करे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। आर यू श्योर, लॉक कर दूं, शारदा साहब?
ओके स्मार्ट। आनवी, ऐश्वर्या डी। 0.2 ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज बेसिस पॉइंट? बेसिस पॉइंट एक बस मैग्नीट्यूड है फाइनेंशियल पैरामीटर्स को मेजर करने का, ठीक है क्या? ठीक है। यहाँ पे एसएलआर और सीआरआर भी हैं जो क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं किसके? क्रेडिट पॉलिसी के। इनके थ्रू आरबीआई फंड्स को कम कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है, ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज लाया है आरबीआई, दैट इज नोन एज पीएसएल। पीएसएल बोले तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की यहाँ पे बैंक्स को इतना पैसा तो इन लोगों को देना पड़ेगा, जैसे एमएसएमई वाला जो लोन होता है दैट क्वालिफाइज एज पीएसएल। ए वरना बैंक लोग देंगे क्या? बैंक लोग देंगे ना, हम तो नॉर्मल लोन ही दें, इन लोगों को क्यों पैसा दे? हमें क्या करना देश का? इनको तो सस्ते में देना पड़ता है और आधी बार इनके लोन भी माफ करने पड़ते हैं, राइट क्या? तो इस चक्कर में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी कंपलसरी कर रखी है, ठीक है। चल आ जाओ अगला। फिर इसके अलावा रेपो रेट और अच्छा एक वो डिस्काउंट रेट, बैंक रेट भी क्या है, कोई बताएगा क्या? बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट, अरे बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट क्या होती है? ठीक है, भूमिका? करेक्ट। बैंक रेट is the rate at which RBI charges when the banks take money from it, right? बैंक मतलब RBI जो इंटरेस्ट ले रहा है किससे? बैंक वगैरह से, जब वो उससे लोन लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। लेकिन कितनी बार बैंक, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग वगैरह ये भी करता है तो इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है क्या? ये सारी चीजें हुई बात, ठीक है। फिर इधर एक आया रेपो रेट। ए व्हाट इज रेपो रेट? जल्दी जल्दी जल्दी। गर्ग साहब, और एक और बात है इधर, हाँ करेक्ट भाई। रेपो रेट इज सर, रेपो रेट इज द रेट जिससे बैंक बोरो ही कर रहा है आरबीआई से, सेम लाइक बैंक रेट, बट यहाँ पर क्या होता है, एक तो विदाउट प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है और दूसरा क्या होता है, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट कैन बी देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट? तो एक ही चीज पे डिफरेंस है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होराइजन। बिल्कुल शॉर्ट पीरियड 2 हफ्ते तक का तो रेपो, उससे ज्यादा बैंक रेट। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रिवर्स रेपो क्या है? उल्टा। अब आरबीआई इंटरेस्ट जो दे रहा है बैंक वालों को, अगर आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई जीवन में तो अगर उसने बैंक से लोन लिया तो जो वो इंटरेस्ट देगा दैट इज नोन एज रेपो रेट, ठीक है। और एक डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है। अच्छा इधर एक वो आ गई इस चक्कर में, एसएलआर सीआरआर तो है। अच्छा इसके अलावा ये जो एसएलआर सीआरआर का जो पैसा आरबीआई के साथ आता है वो किधर देता है? वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जिसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। ये जो पैसा आता है उधर देता है। फिर एक और बात आई फंड्स ट्रांसफर और पेमेंट मैकेनिज्म की। भाई ये जो सारी चीजें होती है, जैसे आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी आई है, तो उस पर आरबीआई का सर्कुलर आते हैं कि भैया ये सही है या गलत है, इसको हम बैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है, पेटीएम ये सब हो रहा है, तो सही है गलत है, इसको भी कौन रेगुलराइज करता है? आरबीआई। करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? ठीक है। तो फंड ट्रांसफर और पेमेंट मैकेनिज्म में भी यही करता है। तो हमने आरबीआई का क्या क्या देखा सर? आरबीआई स्टैब्लिश्ड ऑन April 1, 1935। एक्ट क्या है आरबीआई का? एक्ट 1934। पहले प्राइवेटली ओन था लेकिन अब नेशनलाइज हो गया। कब? 1949 में। पहले हेडक्वार्टर किधर था? कैलकाटा, बाद में किधर हो गया? मुंबई। फिर हमने देखे गवर्नमेंट को क्या अच्छा क्या क्या काम करता है, ये फंक्शंस क्या है? इश्यूअर ऑफ करेंसी सारे करता है क्या? नहीं सर, 1 रुपी नोट और सब्सिडरी कॉइन्स वगैरह सब नहीं करता। इसके अलावा बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, प्रमोशनल फंक्शन एंड इशू ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डेटा। ये हुआ इसका रोल वाला देखा तो करेंसी पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी वाला देखा, सीआरआर एसएलआर, बेसिस पॉइंट देखा 1% इज इक्वल्स टू हाउ मच बेसिस पॉइंट? 100 बेसिस पॉइंट। ये सारी चीजें हमने देखी। सीआरआर एसएलआर देखा, बैंक रेट देखा, उसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। फिर रेपो रेट भी देखा, रेपो और बैंक में क्या डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होराइजन। बैंक रेट का इसका उल्टा
रिवर्स रेपो। इसके अलावा ये जो पैसा SLR CRR से लेके आता है खुद के पास, किधर दे देता है? डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को कहता है, बोले तो डेवलपमेंट बैंक्स। इसके अलावा फंड ट्रांसफर और पेमेंट मैकेनिज्म भी देख रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला आया सेबी। अगला आया कौन सा? सेबी। सेबी का नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का नाम है सर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का एक्ट कब आया? 1992। ठीक है, हर्षद मेहता वाला स्कैम भी इस साल हुआ था क्या? समझ रहे हो क्या फिर क्यों आया? ठीक है, सेबी स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब हो गया था? 1988 में। स्टैब्लिश कब हुआ? 1988 में, सॉरी 1988 में। लेकिन स्टैट्यूटरी पावर मतलब लीगल पावर्स कब आई? एक्ट जब पास हुआ। एक्ट कब पास हुआ? 1992 में। ठीक है क्या? सेबी क्या एक अथॉरिटी बॉडी है, रेगुलेट करने के लिए कैपिटल मार्केट को प्रोटेक्ट करती है किसको? इन्वेस्टर्स को। एक बात ध्यान रखना, सेबी से पहले कौन था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। तो सेबी ने क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेबी से पहले कौन था, या सेबी ने किसको रिप्लेस किया, या तीसरा आ सकता है इसको किसने रिप्लेस किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज मत हो जाना, सीसीआई लिखा है तो ये सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में मेन। उसके अलावा इसके रीजन्स वाले और हैं, इसके अलावा इसके रीजन वाले और हैं, हाँ या ना? मेन हेडक्वार्टर किधर? बीकेसी। किधर? बीकेसी मुंबई। ठीक है क्या? और इसके अलावा इसके रीजन वाले और भी हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, इधर भी, न्यू दिल्ली इधर। ठीक है क्या? तो नॉर्दर्न वाला न्यू दिल्ली, ईस्ट वाला कोलकाता, साउथ वाला चेन्नई और वेस्ट वाला अहमदाबाद। ध्यान रखना है बात। मेन हेडक्वार्टर किधर? मुंबई। इसके अलावा चार और कौन से? नॉर्थ में किधर? दिल्ली। साउथ में किधर? चेन्नई। ईस्ट में किधर? कोलकाता। और क्या बच गया? वेस्ट। वेस्ट में किधर? अहमदाबाद। ठीक, ठीक है। सीसीआई अंडर का रेगुलेटरी अथॉरिटी था बिफोर सेबी, लेकिन उसको खत्म कर दिया, आ गया। ठीक है, अब इधर एक और बहुत बातें हैं कि सेबी के अंदर कितने लोग, सेबी की बॉडी के अंदर कितने लोग। इधर भी क्वेश्चन आता है सर एक चेयरमैन होना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ऑब्वियसली अगर सेबी का इंसान चेयरमैन है तो खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक चेयरमैन, 2 मेंबर होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के देख रहे हैं वो भी सीजी देखेगा। इसके अलावा एक मेंबर आरबीआई से आता है, वो आरबीआई नॉमिनेट करेगा। इसके अलावा 5 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें 3 शुड बी होल टाइम मेंबर्स, वो भी सीजी अपॉइंट करेगा। तो भाई एक चेयरमैन, ठीक है, और कितने लोग आ रहे हैं? 2 मेंबर मिनिस्ट्री से आ रहे हैं जिसमें से वो फाइनेंस और कंपनीज एक्ट देखने जरूरी है। ठीक है, ये कौन अपॉइंट करेगा? ये भी सीजी बताएगा। चेयरमैन कौन बता रहा है? सीजी बता रहा है। अरे अरे अरे, चेयरमैन भी भाई कौन बता रहा है? सीजी बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और जना आ रहा है, कहां से? आरबीआई से। उसको नॉमिनेट कौन कर रहा है? आरबीआई। इसके अलावा 5 अदर और मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, और ये सारे लोग को भी कौन अपॉइंट करेगा? है सीजी। अच्छा, इसमें कितनी और क्वेश्चन आता है? सेबी के अंदर आरबीआई से कितने लोग? 1। ठीक है क्या? ठीक, सबको समझ आया? ये याद कर लेना बाय हार्ट। क्यों? अगर दिक्कत हो जाएगी ऐसे कर लो, या तो 1 2 1 5। और एक ध्यान रख लेना, बाकी हर जना गवर्नमेंट ही बता रही है सेंट्रल, बस एक जना आरबीआई बता रहा है, तो इट इज इजी टू रिमेंबर। बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही बता रही है। 1 2 1 5। ठीक है क्या? हाँ, वहां लिख ही लेना ऐसे 1 2 1 5। अरे 1 की इधर आरबीआई, बाकी तीनों एक तरीके से आतो सेंट्रल गवर्नमेंट से रहे। ठीक है क्या? समझे बात आप लोग? ध्यान होना जरूरी है। फिर फंक्शन वगैरह क्या है? बिल्कुल बेसिक है। किन 3 ग्रुप्स को देखता है? जो मार्केट को बनाते हैं। किन 3 ग्रुप्स को देखता है सेबी? जो मार्केट बनाते हैं। कौन सा मार्केट? सिक्योरिटी मार्केट बनाते हैं। एक तो इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी बोले तो कंपनी लोग जिनकी सिक्योरिटी है। दूसरा इन्वेस्टर जो खरीद रहे हैं। तीसरा मार्केट इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी वगैरह, ये सारे लोग। 3 कौन? आप देख लो, सबसे बेसिक है जो मार्केट बना रहे हैं, इश्यूअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडिएटरी। ठीक है क्या? ठीक है।
इसके 3 फंक्शंस भी हैं, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव। रूल्स वगैरह सॉरी लॉ वगैरह बना रहा है क्वासी लेजिस्लेटिव, रूलिंग्स और ऑर्डर्स दे रहा है कोर्ट वाला काम कर रहा है जुडिशियल, और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एनफोर्समेंट एक्शंस वगैरह ले रहा है उसके बेसिस पे, दैट इज एग्जीक्यूटिव। इसका अब एक अगले बात आई कि मान लो अभी हमने देखा क्वासी जुडिशियल है, तो सेबी आपको क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। अब आप सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट खुश नहीं हो, आपको लग रहा है सेबी ने मेरे साथ चीटिंग करी है, सेबी इज बीइंग पार्शियल टू मी, तो आगे कुछ है क्या उम्मीद की किरण? है सर, बिल्कुल। आप सेबी की अपील आगे कहां कर सकते हो? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, इट इज फर्दर अपीलेबल टू सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। अगर ये भी सही नहीं हो तो आप किधर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। इसके आगे भी कुछ नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके आगे कहीं जा सकते हो क्या? नहीं बेटा, घर बैठ जाओ, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? 3 मेंबर की एक ट्रिब्यूनल है जहां पे अपील हो सकती है, ठीक है क्या? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया, सेबी के अगेंस्ट अपील करनी तो सबसे पहले अपील किधर होगी? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऐसा नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ, ऐसा नहीं होता भाई। जैसे यहाँ पे भी ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट चलता है, राइट? उधर भी ऐसा ही है। समझे क्या आप लोग बात? समझे सारे? ठीक है क्या? सेबी की फर्स्ट अपील किधर? चिराग जैन, अरे चिराग जैन, हाँ, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इट इज अ 3 मेंबर बॉडी, ठीक है क्या? अभी कौन हेड कर रहा है? मिस्टर जस्टिस जेपी देवादर, ठीक है क्या? और सेकंड अपील किधर? सुप्रीम कोर्ट। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, पावर्स ऑफ सेबी, इसको स्टार मार्क कर लेना, कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज नॉट अ पावर, क्या ये पावर है क्या? या फाइंड ऑड वन आउट। तो भाई क्या क्या है? अप्रूव बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बायलॉज अमेंड करना हो तो वो भी बताएगा उनको। उनकी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, पीरियोडिकल रिटर्न्स बोल सकता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो हैं उनकी बुक्स को भी देख सकता है, और सर्टेन कंपनीज को बोल सकता है कि भाई तुम तुम्हारे शेयर को लिस्ट करो 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज पे। तो क्या क्या हो रहा है? बायलॉज बना रहा है स्टॉक एक्सचेंज के, बायलॉज को अमेंड करने के लिए बोल सकता है। 2 लोगों से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाएगा और रिटर्न्स मंगवाएगा, किन किन से? स्टॉक एक्सचेंज से और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इसके अलावा इंस्पेक्शन वगैरह, इसके अलावा सॉरी कंपनीज को बोल सकता है कि भाई तुम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाओ, ठीक है क्या? ठीक है, चलो अगला आया क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा एक्ट है? कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002। ये सीसीआई है, ये सेबी वाला है क्या? अरे बोलो ना, ठीक है सर, ये वो वाला नहीं है, ये सीसीआई से क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये कौन सा एक्ट से आया है? कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 से आया है। यहां पे हमने देखे 2 तरह के कंपटीशन होते हैं सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बोले तो सेम लाइन वाले, बिल्कुल सेम टू सेम, बर्गर किंग, मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज, धन्ना, मांझी। डायरेक्ट कंपटीशन, सेम लाइन, पेप्सी, कोका कोला, राइट क्या? रियल, ट्रॉपिकाना, गॉट इट? ठीक है, हेवमोर, स्वामी, ओके, और कुछ याद नहीं आ रहा है यार। तो मतलब जो सेम लाइन में डायरेक्ट वाले, तो दीज आर व्हाट? जो सेम फंक्शन कंपीट अगेंस्ट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट कंपटीशन। तो वहां पे भी कंपटीशन है। इनडायरेक्ट कंपटीशन कहां? जहां क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब जैसे रेस्टोरेंट वाला है तो वो मैकेन्स वाले से भी कर रहा है कि भाई मान लो मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है, अब या तो मैं मैकडी जाके खा के आऊँ, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? मैकेन्स हो तो उसको मैं घर पे गर्म करके खा लूँ। वो बात अलग है कि मेजॉरिटी फ्रेंच फ्राइज रेस्टोरेंट वाले मैकेन्स के देते हैं। आया ना? पता है क्या बात आपको? ठीक है, तो इनमें भी एक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन, सेम नहीं है लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिशन तो है, ठीक है क्या? चलो, तो भाई एक याद रखना, इनडायरेक्ट में क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इनडायरेक्ट के उधर लिख भी लेना वाली चाहो तो, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। और डायरेक्ट में सेम फंक्शन, डायरेक्ट के अंदर सेम फंक्शन में कंपीट कर रहे हैं। समझे क्या आप लोग सारे? हाँ, ठीक। इधर आया देयर शुड बी फेयर, और उससे क्या फायदे होंगे? उससे क्या क्या फायदे होंगे?
इनोवेशन एंकरेज होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, पनिशेस द लैगार्ड्स। लैगार्ड्स बोलते स्लो मूविंग, ढीले लोग। बूस्ट चॉइस, इंप्रूव्स क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस। समझा? फिर अगला आया कंपटीशन एक्ट 2002। अच्छा, पहले कौन था? इसने किसको रिप्लेस किया? एमआरटीपी एक्ट को। एमआरटीपी क्या था? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। किसको रिप्लेस किया? कंपटीशन ने किसको रिप्लेस किया? इसको। इसकी वजह से ये आया, तो इसका भी एक कमीशन होगा। तो इसका कमीशन क्या था? एमआरटीपी कमीशन। एक बार लगा इसका एक्ट ही नहीं बचा, तो ये बचा क्या? नहीं सर, ये भी नहीं। समझे? एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था पहले, और उसका एमआरटीपी कमीशन होता था, लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आया तो उसने एक्ट को भी रिप्लेस कर दिया और इसका खुद का ही कमीशन आ गया, जिसको हम कहते हैं सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है क्या? तो भाई कॉम्पिटिशन लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ आया, अभी अमेंडेड भी हो चुका है कॉम्पिटिशन एक्ट 2007, जिससे कोई गलत चीजें ना हो। प्रोवाइड करता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स की, मतलब अगर आप मेरे से चीज खरीद रहे हो तो आप किसी और की नहीं बेच सकते, तो दिस इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। तो ऐसा चीज होती है कोई इंसान डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा ना उठाए, ऐसा। ठीक है क्या? और कोई, वरना ये सब नहीं होता तो कोई भी जाना एक्विजिशन हो जाता, मर्जर एंड एमलगमेशन बहुत ही इजी हो जाते। तो ये सब देखने के लिए, ठीक है, फीचर्स ये सब हैं। एक उधर फोर्थ को स्टार मार्क कर लेना, फोर्थ वाले पॉइंट को, और फिफ्थ वाले पॉइंट को इसमें जो मैंने आपको बताया फीचर्स वाले में क्या है। कॉम्पिटिशन एक्ट ने एमआरटीपी एक्ट 1969 को हटा दिया और कॉम्पिटिशन एक्ट ने एस्टैब्लिशमेंट किया किसका? सीसीआई का। समझा समझा समझा? ठीक है। अगला आया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर भी देखने पड़ेंगे भाई कौन कौन लोग, इसके अंदर भी देखने पड़ेंगे कौन कौन लोग। तो कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 अक्टूबर 2003 को बनाया। एक्ट कब आया सेजल? टू में। उसका कमीशन 2003 में आया। ठीक है क्या? कमीशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील, कुछ समझाने जैसा नहीं। सीसीआई में एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स हैं, कौन अपॉइंट करेगा? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल अच्छा कमीशन है, बहुत कम लोग। इसके अंदर कितने लोग हैं? एक चेयरमैन है और 6 मेंबर्स हैं। इन सबको कौन अपॉइंट कर रहा है? सीजी। ठीक है क्या? तो उधर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के उधर तीर मार के लिख दो, एक चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सीजी। हाँ, ठीक है क्या? अगला आ जाओ, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये चारों भी आपको बाय हार्ट याद होने जरूरी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कितनी बार कि विच इज नॉट अ फंक्शन या विच इज नॉट अ रोल ऑफ सीसीआई। तो ये चारों आप देख लोगे तो बिल्कुल ईजी है, नाम से समझ आ जाएगा। ये जो ऑड वन आउट करते हुए ऐसा करते हैं, टू प्रमोट प्रैक्टिसेस हैविंग, देखो नीचे की तीनों पॉइंट सेम आ जाएंगे बुलेट्स वाले, एक पॉइंट अलग लिख देंगे ऐसा, टू प्रमोट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कंपटीशन एक्ट ये चाहेगा क्या शारदा साहब? तो क्या चाहेगा वो? प्रमोट करना चाहेगा, प्रिवेंट करना चाहे। ठीक है क्या? ठीक है। हाँ, रोल ऑफ सीसीआई छोड़ दो, आ जाओ आईआरडीआई पे आ जाओ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आईआरडीआई किसका है? ऑटोनॉमिक स्टैट्यूटरी बॉडी। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए है सर? इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए है। आईआरडीआई एक्ट 1999 कब आया? कॉन्स्टिट्यूटेड किधर हुआ? तो मतलब ये दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999, 1999 में ये आया है। ठीक है, ये सारी चीज थी। ठीक है, अच्छा इधर मिशन स्टेटमेंट वगैरह एक बार आप पढ़ लेना। इस पे सीधा एक अगली बात एक इंपॉर्टेंट जो ये है, इसमें इस पे जो एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वो ये आता है कि कौन से सेक्शन ने आईआरडीआई एक्ट 1999 को ड्यूटी पावर फंक्शन दिया? कौन सा सेक्शन तानिया? आयुष अग्रवाल,
सर नहीं, हाँ जी, सर नहीं याद। आंखें खोलो थोड़ी। तनीषा, सेक्शन 14। तनीषा, तनीषा, ठीक है, सेक्शन 14, इस पे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। चले आगे, ठीक है, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो ये ड्यूटी है, इसको एक बार रीड मार लेना, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। अच्छा, एक ये जो टेबल है ये आपको आज घर जाके पढ़नी है, इससे आपको एक बार में पूरा चैप्टर वापस रिवाइज हो जाएगा, जो पहले थी नहीं, पर ये टेबल अब मस्त आ गई है, तो आपका एक बार पूरा ढंग से इससे क्लियर हो जाएगा। फंडिंग इंस्टीट्यूशन पे आ जाओ, इंडियन डेवलपमेंट बैंक पे। एक ही फंडिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, अब कौन सा? नाबार्ड। पहले कौन कौन से थे देखो, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स। ये स्मॉल बिजनेस एग्रीकल्चर को पैसा लोन देने में हेल्प करते थे, ठीक है क्या? तो सबसे पहले कौन स्टैब्लिश हुआ था? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में। इसके बाद आईसीआईसीआई स्टैब्लिश हुआ 1955 में, और आईडीबीआई 1964 में। द लेटर टू मतलब आईसीआईसीआई और आईडीबीआई अब डेवलपमेंट बैंक्स नहीं है, पूरे किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? कमर्शियल बैंक्स के अंदर, ठीक है क्या? और आईएफसीआई भी क्या हो चुका है? एनबीएफसी एनडीएसआई। एनबीएफसी एनडीएसआई का फुल फॉर्म भी आपको याद करना जरूरी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन नॉन डिपॉजिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। तो भाई सबसे पहले कौन आया? एक सेकंड, नहीं नहीं, सबसे पहले कौन आया? आईएफसीआई 1948। अब प्रेजेंट में क्या बन गया है? एनबीएफसी इन बोलो बोलो, एनडीएसआई, ठीक है। फिर कौन आया? आईसीआईसीआई और आईडीबीआई। आईसीआईसीआई कब आया? 1955 में, और ये कब आया? 64 में। अब ये डेवलपमेंट बैंक्स है क्या? नहीं, अब ये कमर्शियल बैंक्स हो चुके हैं, ठीक है क्या? आप चाहो तो इसको ऐसे कॉपी कर लो, इससे आपको पूरी पॉइंट्स याद हो जाएगा। अगर पहले कॉपी कर लिया था तो ठीक है, नहीं कर रखा तो अभी कर लेना, ठीक है क्या? हाँ भाई, ये सारे क्यों चेंज हुए? क्योंकि पहले इंडिया का इतना कैपिटल मार्केट इतना सफिशिएंट नहीं था, तो लोगों का पैसा रेगुलेट नहीं कर पाते थे, बिजनेस वगैरह भी। लेकिन बाद में हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट इतना जबरदस्त चल गया, और अभी तो अलग ही आसमान छू रहा है, राइट? 2 दिन पहले मोदी जी भी मिले झुनझुनवाला से, उन्होंने बोला भी, मोदी जी ने, मैट राकेश झुनझुनवाला वेरी बुलिश ऑन इंडिया। ये पढ़ा नहीं, तुम देखते नहीं होगा कुछ, ठीक है? तो वहां पे उनका टैगलाइन ही ये था। फिर तुमने मीम्स नहीं देखे जो इतने आए झुनझुनवाला से? इतना पैसा होना है कि प्राइम मिनिस्टर से बिना प्रेस वाली शर्ट में मिल जाए, हम नीचे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर खड़ा है ना? ठीक है, चलो, ये था। फिर इसकी वजह से कौन आया? इसकी वजह से कौन आया? नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड का? ये भी आपको याद होना जरूरी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया है, क्या है? एपेक्स बोले तो सबसे जोरदार। अरे इसका HQ किधर है? हेडक्वार्टर किधर? मुंबई। इसका सर हेडक्वार्टर किधर? मुंबई। तभी तो इसको फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, यही कह रहे हो ना, सबका ही मुंबई, इसलिए तो इसको फाइनेंस कैपिटल कहते हैं। और सारे है भी पास पास में, बांद्रा में, बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स के उधर मिल जाएंगे सारे, ठीक है क्या? तो नाबार्ड का काम क्या है कि भाई इसकी ब्रांचेस मुंबई में है, हेडक्वार्टर ऑल ओवर, सॉरी, हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। ये इंटरेस्टेड है किससे? मैटर कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर तेलंगाना एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया इन इंडिया। गांवों की तरक्की इन सब के लिए है। डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी एंड मेंबर ऑफ अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके पार्टनर कर रखा है 4000 ऑर्गेनाइजेशन से, और 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ठीक है? ये आगे का आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। एक इधर इसके आगे जो है उसको, इसके फुल फॉर्म्स याद होने जरूरी है आपको। स्काप्स के बोलते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स।
रीजनल रूरल बैंक्स, SCB बोले तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है क्या? नाबार्ड का हेड ऑफिस भी दे रखा है मुंबई इंडिया में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन सबको भी इसने बहुत काम कराया है। ठीक है क्या? आज की तारीख में केवल डेवलपमेंट बैंक कौन? नाबार्ड। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। 5 मिनट में वापस पूरा बुलेट का भी बुलेट रिवीजन में करा रहा हूं। जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम से। तो बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम क्या है सर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फर्स्ट लेयर, उसके बाद एड्स और ऑक्सिलरी ट्रेड, और उसके बाद फंडिंग नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, तीनों मिलके क्या बन रहे हैं? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया? सबसे पहले फ्राइट फॉरवर्डर। फ्राइट फॉरवर्डर का काम है? जो शिपमेंट वगैरह रेडी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में हेल्प कर रहा है। फिर आया बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस एक्सीलेटर, जो यंग बिजनेस बर्डिंग बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, वो कौन? बिजनेस इंक्यूबेटर। जो ऑलरेडी बर्डिंग बिजनेसेस है उनको क्विकली लॉन्च करने में हेल्प कर रहा है ऑन द कमर्शियल लेवल टू द मून, वो कौन? बिजनेस एक्सीलेटर। फिर कौन है? फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो बताता है आपको इतने रुपए की रिक्वायरमेंट और कहां से लेके आना है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन से सोर्सेज से? मर्चेंडाइजर, जो बिजनेस को हेल्प करता है सप्लाई फैब्रिक्स वगैरह इसमें लाने के लिए। इधर आपको दो चीजें और याद रखनी, नीचे कौन सी? नैपकिन्स का फुल फॉर्म, और इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स। ए कौन सा ज्यादा रेगुलेटेड? जल्दी बता अभिजीत। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एक्चुअल में पैसा दे रहे हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर्स हेल्प करते लाने में, अरेंज करने में। ठीक है। फिर हमने गवर्नमेंट का देखा तो 1951 में सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, 3 पॉलिसी, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई के अंदर 1991 में, जिसको हम LPG GPL भी कहते हैं। विच पॉलिसी इज नोन एज द वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडिया? LPG GPL या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ भी कह लो। फिर हमने देखा सर RBI, सेबी और CCI क्या है? सुपरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशन है इंडिया में। इसके अलावा सेक्टोरल और भी है, जहाँ पे हमने IRDA, ट्राई, इन सबको देखा। इसके अलावा आपको निस्बत EDI का फुल फॉर्म याद करना जरूरी है। फिर हमने स्टार्ट किया RBI से। RBI सर 1935 अप्रैल 1 1935 में स्टैब्लिश हुआ। एक्ट आया 1934 में। पहले प्राइवेटली ओन्ड था, नेशनलाइज्ड हुआ 1949 में। पहले हेडक्वार्टर किधर था? कैलकाटा, अब किधर है? मुंबई। फिर तुम मुंबई तो ऐसे करे वो गणपत गाना गाओगे अभी आगे। ठीक है। हाँ, फिर इसके फंक्शन क्या क्या है? इश्यूअर टू द करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, प्रमोशनल फंक्शन एंड कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। इसके बाद हमने क्या क्या देखा? रोल देखा सीसीआई, तो करेंसी पॉलिसी वाला देखा, मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, क्रेडिट पॉलिसी देखा, SLR CRR। इधर एक और चीज देखी क्या? बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या? फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट, ये सारी इंटरेस्ट रेट होती है, इनके मैग्नीट्यूड को मेजर करने का एक तरीका है। 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट, एक MCQ भी किया। फिर इधर एक और देखा था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL। अगर MSME को बैंक लोन दे रही है, डज इट क्वालिफाई एज अ PSL? यस, इट क्वालिफाइज एज अ PSL। फिर रेपो रेट, अच्छा बैंक रेट डिस्काउंट रेट देखा। बैंक रेट डिस्काउंट रेट क्या है? कि RBI जब बैंक्स को लोन देता है तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको हम बैंक रेट या डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इधर एक और आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? जब बैंक RBI से पैसा ले रहा है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विदाउट प्लेजिंग इट सिक्योरिटीज, इज नोन एज रेपो रेट। इधर डिफरेंस क्या है रेपो और बैंक रेट में? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होराइजन। रिवर्स रेपो क्या? अब बैंक का सरप्लस फंड है तो RBI से डिपॉजिट कर रहे हैं, तो RBI जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है दैट इज रिवर्स रेपो। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी हेल्प करता है। SLR CRR से जो इसके पास पैसा आता है किधर देता है? डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में देता है। इसके अलावा फंड ट्रांसफर और पेमेंट मैकेनिज्म में भी इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। फिर आया सेबी। सेबी कब आया सर? 12 अप्रैल 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं स्टैब्लिश्ड हुआ। एक्ट कब आया? 1992 में। सेबी ने किसको रिप्लेस किया? कंट्रोलर और कैपिटल इशू को रिप्लेस किया। कैपिटल इशू एक्ट 1947 इसको रिप्लेस किया। सेबी का हेडक्वार्टर किधर है? BKC में। लेकिन इसके अलावा इसके 4 रीजनल ऑफिस और है। नॉर्दर्न दिल्ली, सदर्न चेन्नई, वेस्टर्न अहमदाबाद, ईस्टर्न कोलकाता। ठीक है। कंट्रोलर इसको पहले अथॉरिटी था, उसको उसने रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा सेबी के अंदर कितने लोग हैं? 1215, 1 चेयरमैन, CG बताएगा सर। 2 मेंबर मिनिस्ट्री से, अब मिनिस्ट्री से तो CG से, और मिनिस्ट्री कौन सी? फाइनेंस और कंपनीज एक्ट जो देते हैं। इसके अलावा सर 1 मेंबर RBI से, नॉमिनेट भी कौन करेगा? RBI। इसके अलावा सर 5 मेंबर और 3 अदर मेंबर्स कहां से? 5 मेंबर्स, जिसमें से 3 मेंबर्स शुड बी
होल टाइम मेंबर्स, ये भी सीजी करेगा। 3 लोगों को देखता है, 3 लोगों को, इशुअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी। 3 फंक्शन है इसके पास, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव। अगर आप सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो कहाँ जा सकते हैं? बॉडी बना रखी है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। कितनी बॉडी? 3 मेंबर बॉडी। इससे भी खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट अपील किधर? सेट में। सेकंड अपील किधर? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो। इसके अलावा पावर्स वगैरह देखी थी, तो बायलॉज बना सकता है स्टॉक एक्सचेंज के, अमेंड करने के लिए बोल सकता है, मंगवा सकता है रिटर्न्स और बुक ऑफ अकाउंट्स किसकी? या तो स्टॉक एक्सचेंजेस की या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की। इसके अलावा कंपनीज को बोल सकता है कि अपने स्टॉक शेयर मार्केट में अपनी कंपनीज को लिस्ट वगैरह कराओ। ठीक है क्या? ठीक है। फिर आए हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इधर 2 तरह के कंपटीशन बताए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले कौन से हैं? जो सेम फंक्शन पे कंपीट करते हैं। इनडायरेक्ट कौन से हैं? जो सर क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, फिर 5 चीजें भी देखी थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको रिप्लेस किया? एमआरटीपी कमीशन को। कंपटीशन एक्ट कौन सा था? 2002, जिसने किसको डिसॉल्व किया, रिपेल किया? मैं बोल दो एमआरटीपी एक्ट 1969 को। ठीक है, फिर इधर वो भी देख लेना कंपटीशन कमीशन का रोल क्या है, जो मैंने आपको बताया था, जिससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। फिर हमने देखा आईआरडीआई। आईआरडीआई कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 1999 में। एक्ट क्या है? आईआरडीआई एक्ट 1999 सेक्शन 40। इसके अलावा एक बार पढ़ लेना बस। फिर लास्ट आया कौन सा? नाबार्ड। तो नाबार्ड से पहले 3 बातें और आई कि सर पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और भी थे। सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन था? आईएफसीआई 1955 में। लेकिन अब क्या बन गया है सर? एनबीएफसी इन एनडीएसआई बन गया है। इसके बाद आईसीसीआई आया और आईडीबीआई, लेकिन ये दोनों भी कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि इंडिया का कैपिटल मार्केट इतना जबरदस्त हो गया था कि लोग बाग वहां से पैसा रेस कर सकती थी कंपनीज। इस चक्कर में अब कौन बचा है? केवल नाबार्ड बचा है। और नाबार्ड क्या है? एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर किधर? मुंबई। फाइनेंस वगैरह, एग्रीकल्चर, इन सबको देने में हेल्प करता है। तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमने चैप्टर 5 को भी बहुत तेज पूरा रिवाइज ढंग से कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे कल, चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।